उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय का वक्त बाकी रह गया है। 6 से 7 महीने के बीच में उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश ही ऐसा सूबा कहा जाता है जिसके माध्यम से दिल्ली की राजनीति लोगों के लिए आसान हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐसा चुनाव होता है कि दिल्ली से भी लोग उत्तर प्रदेश आने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारे साथ जेएनयू के पूर्व छात्र नेता डॉक्टर दिलीप कुमार हैं। जेएनयू से छात्र संघ का चुनाव लड़ चुके हैं और अभी उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद में राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो इन्हें दिल्ली से यूपी आना पड़ा और क्या है अभी तक का पूरा इनका राजनीतिक सफ़र। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेएनयू से गृह जनपद जौनपुर और किराकत विधानसभा, आप यहाँ पे आए हैं। जेएनयू में आपने राजनीति की है और छात्र संघ की राजनीति और यहाँ की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति, कितना फ़र्क देख रहे हैं आप दोनों राजनीति में और कैसा रहा है अभी तक आपका सफ़र? देखिए, दिल्ली की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो मूलभूत अंतर है कि जब कोई नौजवान गांव से चल करके शहर में जाता है तो शहरों के बारे में जानकारी बहुत कम होती है, तो उसको तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है और तमाम राजनीतिक चुनौतियां भी उसके सामने आती हैं। दोनों के राजनीति में दूसरा अंतर ये है कि गांव का व्यक्ति जब शहर जाता है उसको समस्याओं के साथ साथ एक संस्कृति का भी असर पड़ता है। तो राजनीति और समाज और संस्कृति, इन तीनों का जो समन्वय है उसमें तालमेल करने में उसको थोड़ा दिक्कत तो होती है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है कि दिल्ली से लेकर के अभी यूपी में जो राजनीति हम कर रहे हैं, क्योंकि जब हम छात्र राजनीति करते हैं तो उसका अपना एक अलग इतिहास है, उसका एक अलग संस्कृति है, उसका एक अलग बैकग्राउंड है। लेकिन हम गांव में आते हैं तो ये राजनीति मेन स्ट्रीम की राजनीति है। अभी हमने छात्र राजनीति किया, वहाँ पर किसानों के बीच राजनीति किया, लेकिन अब मैं मेन स्ट्रीम की राजनीति करना चाहता हूँ, मुख्य धारा की राजनीति करना चाहता हूँ, जो कि गाँव में भी कर सकते हैं, शहरों में भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगा कि गाँव में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ अपने लोग होते हैं, यहाँ पर समस्याएँ इतनी ज़्यादा विकट हैं कि उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लोग अपने तरीके से उसको देखते हैं। लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा नौजवान गांव में आता है तो मुझे आशा और विश्वास है, मैं ही नहीं, जो भी नौजवान आज गांव में राजनीति कर रहा है वो बेहतर करने का पूरा प्रयास करता है। और 2014 में मोदी सरकार आई और 2014 से लेके अभी तक मोदी सरकार अभी भी दूसरी बार चुन के आई है। और जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जहां से सत्ता पक्ष और विपक्ष को बड़े बड़े नेता मिले हैं, बड़े बड़े पत्रकार जेएनयू से निकले हैं। लेकिन ऐसे वाकयात हुए, ऐसे घटनाएं हुई जेएनयू के अंदर, जेएनयू के ऊपर देश विरोधी का एक ठप्पा लगाया गया, कहा गया कि जेएनयू में देश के गद्दार रहते हैं। आप जेएनयू से आए हैं, क्या आप कहना चाहेंगे जो इस तरह की बातें हुई तमाम पिछले कुछ सालों में, कितनी सच्चाई है, कितना हकीकत है, कितना फसाना है, क्या है जेएनयू की वास्तविक हकीकत? डॉक्टर दिलीप कुमार बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी संस्थान देश विरोधी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी संस्थान सरकार के द्वारा संचालित होता है। तो मैं इसको एक लाइन में कहना चाहता हूं, कोई भी संस्थान, जो भी आरोप प्रत्यारोप लोगों के द्वारा लगाए गए वो पूरी तरीके से बेबुनियाद थे। और कुछ जो सरकार के द्वारा संचालित संस्था है देश विरोधी कैसे हो सकती है? मैं तो वही लोगों से सवाल पूछता हूं जो कहते देश विरोधी है, जो सरकार के द्वारा संचालित है और सरकारी नियम और कानून के द्वारा उनका एडमिशन हो रहा है, देशद्रोही कैसे हो सकता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जेएनयू में ऐसी क्या खासियत है कि आप लोग जेएनयू की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं? देखिए, जेएनयू का अपना एक पॉलिटिकल कल्चर है जी। जेएनयू में जो एडमिशन का प्रोसेस है बहुत ईजी है। जेएनयू का जो एडमिशन पॉलिसी है वह गरीबों के हित में है। जेएनयू का जो कल्चर है, जेएनयू का जो एक माहौल है, वो गरीबों को और एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का एक मुख्य स्थान है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से निकले बहुत सारे लोग आज आपको ब्यूरोक्रेसी मिल जाएंगे, आपको राजनीति में मिल जाएंगे, जैसे आपने कहा पत्रकारिता में मिल जाएंगे, आप जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट मिल जाएंगे, बड़े बड़े जीव विज्ञानी मिल जाएंगे। तो जेएनयू के जो पढ़ने वाले छात्र नौजवान हर क्षेत्र में हैं और हर क्षेत्र में अच्छा करने का पूरा प्रयास करते हैं। मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो सबको मौका देता है, सबको सीखने का, सबको पढ़ने का, सबको समझने का और समझ करके गांव में, देहात में, कस्बों में, मोहल्लों में काम करने का एक सीख देता है। जेएनयू से उत्तर प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में आप अपने गृह जनपद में आए हैं और यहाँ पे आप मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
जो अभी यहाँ पे सत्ता है वो बीजेपी की सत्ता है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और जो कुछ भी हुआ अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तमाम ऐसे सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे सपा और भाजपा का एक राजनीतिक वर्चस्व की जंग रहती है अभी पिछले कुछ समय से। क्या लगता है यहाँ पे जो सरकार के द्वारा दावे किए जाते हैं, जो वादे किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा काम करने के, क्या हकीकत आपको जमीन पर देखने को मिल रही है? देखिए, गांव का गरीब किसान नौजवान बेहाल है, लोग परेशान हैं, लोगों की नौकरियां चली गई। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जब से लॉकडाउन लगा लोग इतने परेशान हो गए, जो छोटी छोटी नौकरियां करते थे, जो दिल्ली बम्बई में 5,000, 7,000, 8,000, 9,000 की नौकरी कर रहे थे, उनको छोड़ना पड़ा, उनको छोड़ के गांव आना पड़ा। और जो रेड़ी पटरी ठेले पर अपना व्यापार करते थे, छोटे छोटे सब्जी बेचते थे या कोई परचून की दुकान चलाता था, उनकी दुकानें बंद हो गई। नहीं, नौकरी रोजगार देने का दावा तो योगी सरकार कर रही है। मनरेगा में कितने लाखों लोगों को रोजगार नहीं, वो तो पकौड़ा तलने को भी रोजगार बोल रहे हैं। हाँ। वो तो पकौड़ा तलने को भी रोजगार बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन आज के समय में रोजगार की परिभाषा क्या है? मैं कहता हूँ रोजगार किसे कहते हैं, रोजगार क्या है? अगर आप पकौड़ा तलने को भी रोजगार बोलते हैं, फिर तो आप किसी चीज को भी रोजगार बोल देंगे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी वायदे उत्तर प्रदेश की सरकार ने या भाजपा की सरकार ने इस पूरे प्रदेश में देश में दावा कर रही है कि इनको नौकरी मिल गई, इनको रोजगार मिल गया, सब पेपर पे है। जैसे आदम गोंडवी ने कहा कि गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे किताबी हैं। ये प्रकार का आदम गोंडवी ने अपनी बात बहुत पहले कहा था। लोगों को लगता है कि गांव का जो मौसम है वो बहुत गुलाबी है, लेकिन जो दावे हकीकत है वो एकदम जो है किताबी है, केवल किताबों में है, केवल किताबों में दर्ज हो रहा है। आज इतना रोजगार दे दिया, इतना यहाँ रोजगार दे दिया, क्योंकि अखबारों को इन्होंने खरीद लिया है। जो अखबार छप रहे हैं इनको खरीद लिया है, और जो एक कहते हैं, जो इनके आका कहते हुए अखबारों में छपते हैं, इसलिए जो अखबार में छप रहा है उसी को सरकार का ही रोजगार है। वो जिस प्रकार की रोजगार की बात करते हैं, पकौड़ा तलने की बात करते रोजगार है। मनरेगा, जैसे आपने कहा, मनरेगा को भी वो रोजगार मानते हैं। और इसी मनरेगा को उन्होंने 2014 में बताया था कि कांग्रेस की विफलता थी ये। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मनरेगा जो है आपके खोखलेपन का जीता जागता स्मारक है। हाँ। ये हम बार बार बोलते रहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कहा था। हाँ। तो जब आप उसको कह रहे हैं कि खोखला है, उसमें कुछ नहीं है, और उसी की चीज को आप बाद में कह रहे हैं कि रोजगार है, रोजगार का साधन है, तो ये झूठी बातें कह रहे हैं। जो भी ये बातें कह रहे हैं कि रोजगार मिल गया, लोगों को सुरक्षाएं मिल गई, हम कहते हैं पब्लिक सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा है। जन सुरक्षा, 9 बजे रात को, 10 बजे रात को कोई जा रहा है, या कोई किसान जो खेतों में काम कर रहा है, आप देखिए इतना दिनों से किसान जो इतना आंदोलन कर रहे हैं, कौन सुन रहा उनको? आप कहते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, आप कहते हैं किसान अन्नदाता है, क्या कोई अन्नदाता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है? आप बार बार जो है वहाँ इतने कानून बना रहे हैं, इतनी चीज़ें फैला रहे हैं, इतने अफवाहें उड़ा रहे हैं, किसान आंदोलन चले जाएं। किसान इस देश की रीढ़ है, किसान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपना अधिकार लेके रहेगा। पूर्वांचल का जो क्षेत्र है जहाँ से आप आते हैं, जौनपुर से, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, बनारस, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी यूपी के बाद सबसे ज़्यादा कृषि यहीं पे होती है। अभी चावल की खेती का समय है और इसके बाद गेहूं की खेती का। तो क्या प्रभाव किसान आंदोलन का देखने को मिल रहा है? वहाँ के किसान भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आखिर क्या है किसान आंदोलन, और आप लोग कैसे पहुँचा रहे हैं उनके तक बातें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ किसान एक वोटर भी होता है जी। अगर वो किसान है वो वोट भी देता है। जो आज पीड़ा और दर्द, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, या लखनऊ में या अन्य जगहों पर, धीरे धीरे जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम इन्होंने बनाए, जो आने वाले समय में, आपने बंगाल को चुनाव देखा, किसान वहाँ भी हैं, किसानी वहाँ भी होती है, तो किसानों ने जो बंगाल में किया वही यूपी में भी करेंगे। ये समझ जाए करने वाले क्या है, क्योंकि किसान अपनी जो मांगे हैं लगातार सरकार के सामने रख रहे हैं। बैठक के द्वारा, मीडिया के द्वारा चीज़ें पहुंच रही हैं, लेकिन सरकार का दायित्व है कि जिसको आप अन्नदाता बोलते हो, जिसको कहते हो कि इसके बिना मेरा पेट नहीं भरेगा, आप उसके साथ जो अन्याय कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, वो उसका सबक आपको आने वाले समय में वोट के माध्यम से देंगे। समाजवादी पार्टी ने कई खाप पंचायतें की पश्चिमी यूपी में, और किसान महापंचायतों में आप लोग शामिल हुए, और अभी तो आप लाल गमछा डाल के आए हैं। सीएम योगी ने तो एक दिन कहा कि लाल टोपी देखने के बाद बच्चे तक कहते हैं कि गुंडे आ रहे हैं।
तो आप समाजवादियों को उन्होंने गुंडा कहा, लाल टोपी पहनने वालों को, लेकिन वही समाजवादी घूम घूम कर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें क्या नफा नुकसान है। 2022 जो आने वाला है, अभी चंद समय रह गया है, 2-4-6 महीने राजनीतिक चुनाव के लिए कोई बड़ा समय नहीं होता है। समाजवादी पार्टी आखिर जनता से कैसे जुड़ेगी, क्या फॉर्मूला है आप लोगों के पास? देखिए, लाल गमछा, लाल रंग जो है क्रांति का प्रतीक है। जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत सारे नौजवानों ने खून बहाए, और समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी को बनाने के लिए इस देश के नौजवानों ने अपना खून और पसीना बहाया है। तो समाजवादी पार्टी के बारे में इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी भाषा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि यह मर्यादित भाषा नहीं है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर इस तरीके की बात करें, मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। 2017 के बाद 2019 और अभी 2021 के पंचायत चुनाव, ये तीनों चुनाव ने समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं कमर तोड़ दी। और जो हम लोगों ने एनालाइज किया है कि समाजवादी पार्टी के पास 2022 एक आखिरी मौका है, नहीं तो इसके भी हालात क्षेत्रीय दलों की तरह हो जाते हैं, क्योंकि 10 वर्ष जो भी क्षेत्रीय दल सत्ता से दूर रह जाते हैं, उनका कार्यकर्ता, उनका संगठनिक ढांचा खत्म होने लगता है। 2022 में सपा कैसे सरवाइव करेगी? जिस तरह से देखने को मिला पंचायत चुनाव में कि आपके जिला अध्यक्ष पर्चा दाखिला करवाते हैं, पर्चा वापस हो जाता है, उसके बाद आपके ही सदस्य बीजेपी को वोट देने लगते हैं। अभी प्रयागराज में हुआ, एक एक स्कॉर्पियो की रिश्वत लेके समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्यों ने वोट दे दिया भाजपा को। इन सब चीज़ों से कैसे उभरेगी सपा? और जो एक पारिवारिक विवाद है शिवपाल जी का, अखिलेश जी का, राम गोपाल जी का, सबको कैसे करके कैसे सरवाइव करेगी सपा? चुनौती क्योंकि बड़ी होने वाली है। देखिए, समाजवादी पार्टी को पंचायत के चुनाव में जनता ने मैंडेट दिया। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा तो हमारे प्रत्याशी चुनाव जीत करके आए, लेकिन जब सरकार के द्वारा या डीएम-एसपी के द्वारा उनके साथ अमानवीय कृत्य किया जा रहा है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की जा रही है, तो वो जोर जबरदस्ती का करके जो भी अपना कर रहे हैं, आने वाले समय में लोग बताएंगे। लेकिन आने वाले समय में 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ पूरी जनता है, और जनता देख रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इस सूबे को, इस प्रदेश को खुशहाली, यहाँ पर पब्लिक सुरक्षा, यहाँ पर कानून व्यवस्था, यहाँ पर रोजगार, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं, और यहाँ पर जो भी जनमानस की आकांक्षाएं हैं, जो इनकी भावनाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए उसी आशा और विश्वास के साथ समाजवादी पार्टी 2022 में सरकार बनाएगी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिलीप कुमार, जो जेएनयू के पूर्व में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ चुके हैं, छात्र नेता है, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि आखिर किस तरह से 2022 में सपा सरकार बनाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे किसी दिन और आपसे मुलाकात कराएंगे ऐसे ही किसी हस्ती के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।